Hello, dear second year students. Time for Ode to Autumn by John Keats. Okay, autumn, you all know, you call it Patjhad. Okay, in Kashmir and in the West, this is a very, very beautiful season. वेस्ट मतलब मेरा कहने का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूरोप वगैरह में आप कभी जाएंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल सीज़न क्योंकि वो सुंदर सुंदर अलग अलग कलर की पत्तियाँ पूरे में बिखर जाती हैं एंड बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत पूरा समा होता है. So what I was trying to tell you here is कि Keats has you have seen people write about spring and about monsoons. You'll have one romantic write about autumn. है ना, पतझड़. जब आप जानते हैं कि सब कुछ लगभग ख़त्म हो जाता है, प्रकृति का वो अवसान, प्रकृति का एक रेस्टिंग पीरियड कहलाता है. Beautiful sonnet he has written, ode he has written, sorry not sonnet, he has written a beautiful ode. Ode मैंने आपको पहले बताया is an invocation. जब आप किसी से बात करते हैं उसको personify करते हैं. Autumn has been personified. Again I told you that this is very Hellenic. This Hellenism or this Hellenic trait in Keats he has got it from Greece, and he was a worshipper of beauty, and Greek culture or the Grecian culture is the epitome, as I told you earlier, of beauty. So basically he is celebrating autumn by personifying autumn. Okay, he begins the ode by saying that the pictorial quality of Keats as is at its peak. Pictorial quality as in वो अपने अपने शब्दों से पिक्चर बना देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं आपकी आंखों के सामने. तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से ऑटम है और जो मैच्योरिंग सन है, जो द सन विच इज़ नाउ गेटिंग टू स्टे नॉट टिल दैट लेटर, जो मैच्योर सन है वो प्लान कर रहा है ऑटम के साथ, और कैसे सारे पेड़ और बेलें लद गई हैं फलों से, चाहे वो हेज़ल शेल्स हों, गोड हो, एप्पल्स हों, सब टू द कोर राइप हो चुके हैं. एंड सबसे ब्यूटीफुल कि जो हनी बीज़ हैं उनको लगता है वो पूरे उनके जो हाइव्स है वो हनी से भर गए हैं, और जितने इतनी कलियां, इतने फूल हैं, जितना वो नेक्टर स्टोर कर रही हैं, और भी ज़्यादा फूल और भी ज़्यादा कलियाँ टू स्टोर द नेक्टर उन्हें दिखाई दे रही हैं, और उन्हें लगता है कि शायद ये बामी डेज़, ये वार्म डेज़ कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. दैट इज़ द ब्यूटी. वन थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, that when you talk of warmth, when an English poet is talking about warmth, you have to be in England to actually understand that. हमेशा इतनी cold blistering winds चलती हैं, तो जब थोड़ा सा भी मच्योर सूरज हो या मच्योर गर्मी होती है तो they love it, they like it very much. So he begins by telling autumn कि autumn तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है सूरज, सन, उसके साथ तुमने कंस्पायर किया है, प्लान बनाया है, और किस तरह से तुमने सारे पेड़ पौधे बेलों को बिल्कुल पके हुए फलों से लाद दिया है. ओके, एंड देन फ्रॉम द 12th लाइन बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ स्टार्ट होती है उस ओड की, एंड दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको बोला है कि जब भी आप किसी भी नेचर की फोर्स को या नेचर की चीज़ को जब आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह उससे बात करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो ऑटम से कह रहे हैं कि देखो कितनी बार ऑटम हमने तुम्हें कितने कितने रूप में देखा है. हमने तुम्हें फार्मर के रूप में देखा है जो कि विनोइंग करता है. विनोइंग करता है. आप लोग में से बहुत सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड के हैं और वो जानते हैं कि कैसे फसल में छिलका अलग किया जाता है चावल से या धान से, है ना. तो वो उसको विनोइंग कहते हैं, छिलका अलग करने को. तो वो किस तरह से विनो कर रहा है, हवा चल रही है और उसमें से वो हस्क निकाल रहा है फार्मर, और वो विनोर के रूप में इस समय आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑटम को. द सेकेंड पर्सोनिफिकेशन इज़ ऑफ अ रीपर, कि जो फील्ड्स में जो उगा हुआ है उसको काट रहा है और किस तरह से उसको है ना इकट्ठा एक तरफ कर रहा है, और पॉपी के जो सुंदर सुंदर फूल हैं वहाँ पर उगे हुए हैं और उसकी फ्यूम से वो बिल्कुल नींद में हो गया है, मेहनत कर रहा है, और पॉपी की जो नशे वाली फ्यूम्स और उसकी जो खुशबू है उससे वो थोड़ा सा नींद में होके वहीं सो जाता है अपने खेत में ही.
The third personification is of the gleaner. The third personification is of the gleaner. कि ग्लीनर कौन होता है बेटा? जो धान को चुन के, कॉर्न को चुन के अपने सर पर रख के ले जाता है, वैसे। एंड जो फोर्थ पर्सोनिफिकेशन है, जो आप जानते हैं कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एप्पल्स उगते हैं और एप्पल्स का जो जूस निकाला जाता है साइडर प्रेस के अंदर, तो बेसिकली वो फार्मर जो आराम से साइडर प्रेस के साइड में बैठा हुआ और देख रहा है जूस निकलता हुआ अपने एप्पल्स का। तो इस तरह से ये 4 पर्सोनिफिकेशंस हुए। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पोएट जो है अपनी पोएम को लास्ट में जो एंड करते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम सब स्प्रिंग की बातें करते हैं, हम सब मॉनसून्स की, बरसातों की बातें करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऑटम की बात करते हैं, कीट्स ऑटम की बात करते हैं। और कीट्स ऑटम की बात करते हुए लास्ट में क्या कहते हैं उससे, कि ऑटम अपने आप को स्प्रिंग से कभी भी कम मत मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि तुम्हारे सब लोग कहते हैं कि स्प्रिंग की कितना म्यूज़िक है, लेकिन तुम्हारे पास भी ब्यूटी और म्यूज़िक की कहीं कमी नहीं है। एंड देन ही सेज़ कि आपकी जो अब ब्यूटी की बात करें तो जब शाम को सनसेट होता है ऑटम में, तो पूरे जो कटे हुए खेत हैं या पूरे जो मैदान है वो एक पूरे गुलाबी या सुंदर ऑरेंज कलर के जो सनसेट के कलर्स हैं उससे भर जाते हैं। तो मतलब ब्यूटी ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग में ही ब्यूटी है, ऑटम में भी उसकी ब्यूटी है। स्प्रिंग में म्यूज़िक है, आप जानते हैं, कलकल करते बहते हुए झरने, गाते हुए पक्षी, तो ऑटम में भी उसकी कमी नहीं है। ऑटम में भी वो कहते हैं कि हेज क्रिकेट जो है, रेड जो जिसको आप झिंगुर कहते हैं, रेड ब्रेस्ट जो बहुत सुंदर चिड़िया होती है, नैट्स होते हैं, ये सब गा रहे हैं और ये सब के अपना एक म्यूज़िक है। चाहे वो थोड़ा सा सोरोफुल हो सकता है, लेकिन जब रेड ब्रेस्ट अपने गोल्डन क्रॉफ्ट में बैठ के गाती है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। लैम्प जो भेड़ें होती हैं वो ब्लीड करती हुई उधर भागती हैं। हेज क्रिकेट्स हैं, नैट्स हैं, वो बोलते हैं। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि स्प्रिंग सिर्फ आप में ही इतनी म्यूज़िक नहीं है। ऑटम को बिल्कुल डिमोरलाइज या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक वर्ल्ड ने ऑटम को कोई कॉग्निजेंस नहीं दी, ऑटम को कोई मान्यता नहीं दी, लेकिन कीट्स ने ये मान्यता दी है और कहा है कि तुम कहीं भी स्प्रिंग से कम नहीं हो, तुम्हारे पास ब्यूटी है, तुम्हारे पास म्यूज़िक है। और इतनी ब्यूटीफुल नोट पे वो ख़त्म करते हैं अपनी पोएम को, ये कहते हुए कि जो स्वालोज़, जो रेड ब्रेस्ट हैं, जो स्वालोज़ हैं, ये जो लैम्ब्स हैं, जो नैट्स हैं, जो हेज क्रिकेट्स हैं, वो ब्यूटीफुली गा रहे हैं। और स्वॉलोज़ जब ट्विटर करती हुई, बोलती हुई अपने घर जा रही हैं शाम को, तो वो जो नज़ारे हैं ऑटम के, वो जो खूबसूरती है ऑटम की, वो जो म्यूज़िक है ऑटम का, उसकी अपनी खुद की एक ब्यूटी है, उसको और किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और स्प्रिंग से ऑटम को कभी भी डिफीटेड या इन्फीरियर मानने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नोट बेटा, कि जब आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, जब आपको कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, तो आपको अपने अंदर की एक पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए और उस पॉजिटिविटी को दुनिया को दिखाना चाहिए, ताकि दुनिया उस पॉजिटिविटी को देख के रेकन करे कि आप भी एक फोर्स हैं, आप में भी ब्यूटी है, आप में भी म्यूज़िक है, जैसे कि कीट्स ने ऑटम के बारे में लिखा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ओड, और इसको बहुत ही ज़्यादा उसके हेलेनिज़म के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। इट्स अ वेरी perfect, a very consummate, a very complete ode. Thank you.